हेलो, वेलकम बैक गाइस, दिस इज नील। And I'm Yogini. या तो आज हम देने वाले हैं रिएक्शन वायरल बाबा। वो ये बताएंगे कौन है। IITN बाबा जिसने किया है बॉम्बे से IIT और पाए Yes. गए कुंभ मेले में। या ये कुंभ मेले में पाए गए थे, मतलब इसके साथ इंटरव्यू वगैरह किया गया और पता चला कि ये IIT बॉम्बे से इन्होंने काफ़ी बढ़िया नॉलेज प्राप्त कर रखी है और इन्होंने की जो नॉलेज है स्पिरिचुअल लाइन में काफ़ी ज़्यादा है और जो फिजिक्स लाइन में भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने स्पेस के ऊपर कुछ पढ़ाई करी है आई थिंक। हाँ, IIT में ऑटो स्पेस। या तो चलिए उस पे रिएक्शन देते हैं, क्या है क्या नहीं, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं। बात है, कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि ये साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो बातों से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई की आप? इस पर साधु का जवाब था, IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू वायरल होने लगा। ट्विटर से लेकर इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह इन्हीं बाबा की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे पूरे देश दुनिया का मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में लग गया। आज उस इंटरव्यू को सामने आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, मगर 1 हफ्ते बाद भी IIT बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छाए हुए। ट्विटर और इंस्टा पर उनके नाम के हैशटैग चल रहे, उनके फैन पेज तक को लाखों फॉलोअर्स मिल चुके हैं। उनसे जुड़ी एक एक रील को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। मतलब जिस शख्स को 10 दिन पहले तक कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ 8-10 दिन में इतना पॉपुलर हो। 10 दिन ही हुए हैं। 10 दिन हुए और एक्चुअल में क्या है कि लोग इससे व्यू बटोर रहे हैं अपने चैनल में डाल डाल के, जैसे कि हम बटोरने वाले हैं। हमें कहाँ इतना मिल रहा है। आप लोग व्यू देते नहीं हो, लाइक दे दो, व्यू दे दो, ताकि हमारा ही भला हो जाए। हो गया जितने पॉपुलर हजारों कंटेंट क्रिएटर्स कई सालों तक वीडियो बनाने के बाद भी पॉपुलर नहीं हुए। और IIT वाले बाबा अगर इतने वायरल हुए हैं तो उनके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। उनकी पूरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा फिल्मी लगती है। ऐसा लगता है इम्तियाज अली की किसी कहानी को हम असल जिंदगी में जीते हुए इम्तियाज अली। मतलब एक तो IIT क्रैक करना ही लाखों करोड़ लोगों के लिए पॉसिबल इम्तियाज अली को नहीं जानते। एडमिशन मिलना भी याद नहीं मुझे। लेकिन एक लड़का पहले तो रॉकस्टार मूवी देखी है? सबसे बड़े उसका डायरेक्टर। फिर लाखों की नौकरी भी उसे मिल जाती है, फॉरेन चला जाता है, उसके पास हर वो चीज पाने का मौका होता है जिसका सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मारकर शिव की शरण में चला जाता है और इसी बात ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। धीरे धीरे मीडिया ने जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता लगा कि हरियाणा के झज्जर के छोटे से गांव से आते थे। वो ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से पढ़ाई में तेज थे। घर वाले IIT की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने IIT का एग्जाम क्रैक कर लिया। पहले IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स की भी डिग्री ले ली। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती थी, वो कनाडा नौकरी करने चले गए। कनाडा आकर उन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। 3 लाख रुपए उनको सैलरी भी मिलने लगी हर महीने की। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिंह घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही आध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम उन्हें अपने और जिंदगी के बारे में सोचने का और ज्यादा मौका मिला, वक्त मिला। तब तक उनका कनाडा और कनाडा में अपनी जॉब से मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए। अभय ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि उनके माँ बाप बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हरदम लड़ते थे। उन्हें लड़ता देखकर उनका शादी से भरोसा उठ गया था। अभय ने कहा उनके माँ बाप हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। उनके IIT से पास आउट होने के बावजूद उनकी माँ चाहती थी कि वो UPSC भी क्लियर कर ले। अभय ने अपनी माँ से कहा कि मेरा मन नहीं है UPSC क्लियर करने का, कलेक्टर बनने का। तो उनकी माँ ने कहा तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस UPSC क्लियर कर लो। अभय ने कहा कि उनकी माँ को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि मतलब IIT तो क्लियर किया इसने, उसकी माँ चाहती है कि UPSC भी करो। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। और इसलिए नहीं कि उसकी इच्छा है या उसका बेटा आ गया है, ऐसा नहीं। दुनिया को दिखाने, समाज को दिखाने के लिए, देखो देखो मेरा बेटा तो UPSC भी बनेगा। मतलब बढ़ता। अब यही है ना, इंसान की एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी जगी जाएगी। और माँ बाप का खुशी नहीं चाहिए इसमें। करना, मतलब कि बेटा मेरा ये कर गया है, मेरा बेटा ये कर गया है। इसको पूछते कि तू UPSC करना चाहता है तो हमें अच्छा लगेगा, ऐसे बोलना चाहिए। एक्चुअली पूछना चाहिए बच्चों से कि आपको करना है। पड़ोस में वाहवाही के लिए आप कुछ कराओ अपने घर वालों से, अपने बच्चे से पूछिए कि वो क्या करना चाहता है एक्चुअली में, उसका क्या मन है, उसमें क्या इंटरेस्ट है उसका। तो वो आपसे बिछड़ेगा नहीं, है ना।
उनका भी उनका माइंड है, उनका अलग जीवन है, उसको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। आपने जन्म मतलब माँ बाप समझते हैं ना कि मैंने जन्म दे दिया तो अब मैं ही इनका अधिकारी हूँ। बच्चा गुलाम बना देने की इच्छा एक तरीके सही से। बात है। मैं बोल रही हूँ ना, ये बोलना नहीं चाहिए, ऐसा बोलेंगे लोग, कमेंट में बट मतलब एक्चुअली पसंद नहीं आता है सुनने में, लेकिन ये सही सच है ये बात। एक्चुअली क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ने क्या सेक्रीफाइस किया। मतलब देखो हमने पैदा किया है तो हम बोले वैसे ही इनको करना पड़ेगा, इजाराशाही दिखा रहे हैं ऐसा। अब देखो, स्कूल जाएगा उसको पिटाई पड़ेगी, ठीक है, और फिर घर पे भी मारी पड़ेगी माँ बाप से, फिर आगे बढ़ेगा, फिर माँ बाप चाहेंगे तू अच्छा पढ़ाई कर ले, स्कूल वो माँ बाप के लिए जा रहा है, ठीक है, फिर वो ग्रेजुएशन भी अपने लिए ही करता है एक्चुअल में, बट माँ बाप बोलते हैं कि जा, तो जाता ही है, ठीक है। अब ये सब चीजें ऐसी ही चलती रहती कि माँ बाप, अब देखो उसको प्यार हो गया किसी लड़के से या लड़की से जो भी है, तो फिर अब माँ बाप बोलेंगे कि नहीं, उसको तो मेरे ही पसंद की लड़के या लड़के से शादी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो, उनके जो माँ बाप है वो ना खुश रहेंगे देखने में कि यार जीने ही नहीं देंगे। ये सब चीज हो जाती है। तो सेक्रीफाइस तो लड़का या लड़की जो भी आपका बच्चा है वो कर रहा है बच्चों sacrifice को ही actually। करना पड़ता है ज्यादातर। पर माँ बाप को लगता है कि हम आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमको ही लेके आए। दुनिया ब्लेम करेगी बच्चों को ही, दिस इज द जबकि अभी ये हालत है कि भाई बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो बच्चों में भी दिमाग तो है। तो बच्चों में बहुत दिमाग आ चुका है हाँ, आज के कभी time। कभी माँ बाप को भी गाइड होना चाहिए बच्चों के थ्रू। यस, दिस इज राइट थिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप ही सही सोचते हैं, बच्चे भी सही सोच सकते हैं आपके बारे बिल्कुल, में। ये बात सत्य है, पूरी की पूरी सत्य बात है। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो पे। उनके लड़के ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने माँ बाप को खुलकर कोसा है। उनका कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं, बल्कि भगवान ने माँ बाप को बनाया है। उन्होंने कहा, मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप को आपस में लड़ते देखा, मैंने उन्हें इतना लड़ते देखा कि मेरा शादी से भरोसा ये ही था नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अभय कई बार बोल चुके हैं, मगर उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब वो उन्हें ज्यादा परेशान शादी का भी फोर्स उन्होंने था। घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने पहले उन्होंने घर वालों को फोन पर भी ब्लॉक कर दिया। माँ बाप के झगड़ों से अभय इतना परेशान हो गए कि बाद में उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो 4 साल तक उसके साथ रहे, मगर फिल्म बनाने के टाइम वो ट्रॉमा में चले गए। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई। उन्होंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दी कि मुझे तुम्हें लेकर कोई फीलिंग नहीं रही। इसके बाद अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में गए। उन्होंने बताया, काफी समय तक वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में भी रुके और वहां पर साधना की। इसके अलावा भी अलग अलग जाकर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या पूरी करी। ये बताया तो हम भी ये इंजीनियरिंग जो है सदगुरु की हम भी करने वाले थे, हमारा भी इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका था, कुछ साल पहले की बात है। तो अगर हम कर लेते तो शायद हमारा माइंडसेट कुछ और ही होता आज के टाइम पे। मतलब योग मेडिटेशन के साथ एक क्रिया साधना प्लस उससे भी आगे योगा, मतलब हाथा योगा सिखाते हैं वहाँ पे। तो 3 महीना कितना रहना होता है एक कोर्स में? 3 महीने 3 महीने 3 मंथ्स का कोर्स होता है। क्योंकि ऐसे तो पहुंचे हुए साधु महात्मा किसी को शिक्षा देते नहीं है, वहां जाकर उन्हें अपनी सिंसियरिटी साबित करनी होती है। ये दिखाना होता है कि वो सच में अपनी धुन के पक्के हैं, उनकी नीयत साफ है और वो सचमुच कुछ सीखने के लिए निकले। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया। अब होता क्या है ना कि जब एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी स्पिरिचुअलिटी के आध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो बेरोजगार था, नशेड़ी था, इसलिए धर्म कर्म में चला गया, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं करते। लेकिन जब एक आईआईटी ग्रेजुएट या आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा शख्स प्रारब्ध और तत्व की बात करे, शिव के सत्य होने की बात करे, तो आप उसे हवा में खारिज तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि अभय सिंह अपने हर इंटरव्यू में शिव को ही सत्य क्यों बता रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में जो बातें मैं करने वाला हूँ हो सकता है कुछ लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल लगे,
लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य जान लिया तो हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सा रीजन था, कौन सी वजह थी जिसने अभय सिंह को सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। हम ये भी जान जाएंगे कि उन्हें शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली, कैसे शांति मिली। तो दोस्तों बात ये है कि सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्म माना गया है, मतलब ये सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है। वो न तो जन्म लेते हैं और न ही उनकी मृत्यु होती है, इसीलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। अब आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये तो नश्वर है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन शिव सत्य है। इस दुनिया का सच वक्त वक्त पर बदलता है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। उनका अस्तित्व कल भी था और कल भी रहेगा। शिव को इसीलिए महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे है। अब इन्हीं शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है, मतलब उन्होंने न सिर्फ ये सारी दुनिया बनाई बल्कि वो इस दुनिया को चला भी रहे हैं। दुनिया की हर चीज में उन्हीं की ऊर्जा है और इस दुनिया को बचाने वाले भी वही हैं, मतलब वही इस दुनिया के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं और सीओओ भी वही हैं। हमारे योग शास्त्र में कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण का आधार भी शिव ही है, मतलब अगर आपको अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ना है तो आपको शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। अब अभय सिंह अगर बार बार ये कहते हैं कि शिव ही सत्य है तो वो वही बात कर रहे हैं जो हजारों सालों से हमारी सनातन परंपरा कर रही है, कह रही है। अब जो लोग इस बात को नहीं समझते तो उनके लिए तो ये भारी भरकम शब्द है, मगर जो लोग थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि अभय सिंह शिव को ही सत्य होने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शिव ही शाश्वत है, अनंत है और कभी न बदलने वाली इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के सिंबल भी है। मतलब इस दुनिया में जो भी कुछ है उसमें शिव है, इसलिए कहा गया है कि शिव ही सत्य है। और इसीलिए एक आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट ने सारी दुनिया की सुख सुविधाएं छोड़कर उस सत्य के सामने सरेंडर कर दिया। Okay, so you saw all the mutual fund Sahi Hai ads and started doing the same. अब कहना तो नहीं चाहिए, मगर ज्यादातर रिपोर्टर जो इनसे बातें कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें या तो इनकी बातें समझ नहीं आती या फिर उन्हें ये पता नहीं लगता कि उनके किसी जवाब में क्या सवाल पूछे। उनके लिए अभय सिंह जी की बातें ऐसी हैं जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को मेटाफिजिक्स की क्लास में बिठा दिया। अभी रिपोर्टर और कुछ यूट्यूबर्स व्यूज के लिए अभय सिंह के पास इंटरव्यू करने जा तो रहे, मगर क्या मैटर वो तुमने नहीं सुना? ये वाला रिपोर्टर लोग ज्यादा रहे इनको सवाल पूछने, जवाब मांगने, लेकिन हो यह जाता है कि वो सवाल कर देते हैं लेकिन वो जवाब समझ नहीं पाते, या तो जवाब के बदले में फिर क्या बोलना है वो समझ ही नहीं आता उनको। ये बात सही है। नर्सरी के बच्चों जैसी हालत हो जाती है रिपोर्टर की उनकी बातें सुन, लेवल ही नहीं है ऐसा। नो लेवल। तो पढ़ाई लिखाई ऊंची ना, उन लोगों लोग दिमाग वापर चुके हैं, वो यूज कर चुके होते हैं, काफी यूज किया है इसने दिमाग पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई, मतलब ऊपर से जीवन का अनुभव खराब वाला, ठीक है, इज अ एक्सपीरियंस होल्डर। मतलब एक बात समझना, जीवन का खराब अनुभव है ना उसी को भगवान के तरफ, स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाने का मूड बनेगा या मौका मिलेगा। ये बात तो सही है। जो अपनी फैमिली में बहुत खुश है ना उनको भगवान दूर दूर तक याद नहीं आते। ये बात तो रियल बात है। अगर आते भी है तो उसको कुछ मांगना है भगवान से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भगवान ही कराते हैं सब कुछ गेम, लेकिन वो मतलब भगवान कराते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ये सब भगवान ही कराते हैं मुझे लगता है, और ये मुझे लगता नहीं है 100% श्योर। भगवान देखते हैं ना कि कौन सा इंसान उसको पाने के लिए लायक है, कहीं ना कहीं भगवान उसी को दुख देते हैं, दूर करते जाते हैं उससे। जिस भगवान को तुमसे प्यार है, तुम हमसे जितने लोग जुड़े हैं उनसे दूर करवाएंगे। जिससे भगवान को प्यार हो गया, हाँ, उससे उनके सारे रिश्तेदार मित्र जो भी है वो दूर हो जाएगा, अकेला हो जाएगा इंसान, अकेला। जैसे अभी हम वृंदावन में अकेले हो गए, मतलब अकेले हो गए इसलिए वृंदावन आ गए। इनमें से कोई ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ लोगों को अभय सिंह या तो एरोगेंट लग रहे हैं, किसी को कंफ्यूज लग रहे हैं, कोई उनको भटका हुआ बता रहा है। ये सारी बातें इसलिए दोस्तों क्योंकि जीवन में इंस्टा पर रील्स के अलावा इनमें से ज्यादातर में कुछ देखा पड़ा तो है नहीं। कुंभ की जिस पवित्रता और भव्यता पर पूरी दुनिया फिदा है, जिसे कवर करने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक के रिपोर्टर्स आए हैं, हमारी ही मीडिया के एक सेक्शन को उसकी गहराई और उसके धार्मिक महत्व का कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग तो बस धड़ाधड़ अभय सिंह जी की रील्स को सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि देखो एक आईआईटी का बंदा साधु कैसे बन गया, जैसे
हर माँ बाप को लगता है ना कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में, मेरे घर नहीं। उसी तरह बहुत सारे भारतीय इस बात के लिए अभय सिंह की तारीफ तो कर रहे हैं कि देखो अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इसने इतना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसे क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, इसे समझने का टाइम किसी के पास नहीं है। मेरा कहना दोस्तों की कुदरत आपको कई रूप में कई तरह के मौके देती है। नॉर्मल साधु संत और बाबा लोग तो आपको अनपढ़ और बेरोजगार लगते हैं, तो आप उनको ज्यादा ध्यान देते नहीं हो। लेकिन अगर कोई हाईली एजुकेटेड आदमी सनातन के बारे में कुछ कह रहा है, वो विज्ञान के जरिए आपको आपका धर्म समझा रहा है, तो कम से कम उसकी सुन लो, उसके बहाने अपना इंटरेस्ट अपने ही धर्म में पैदा कर लो, उसे गहराई से समझने की कोशिश तो करो, उसकी ताकत को तो महसूस करो। वरना होता ये है ना कि जब तक हमें ये सब बातें समझ में आती हैं तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है, और हम सोचते हैं कि काश काश कोई ये सब बातें मुझे पहले बता देता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तो दोस्तों मैं अपने बारे में ज्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन एक शिव भक्त होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने भी इस जीवन को जिया है, इस वर्ल्डली लाइफ में रहकर शिव के उस सत्य को, आदि योगी के उस सत्य को महसूस करने की डेली कोशिश करता हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसने मेरी लाइफ को कैसे बदला है। इसलिए आप भी अगर इस सच को जितना जल्दी पहचान लेंगे उतना आप ही के लिए बेटर होगा। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आईआईटी वाले बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसका ये वीडियो था यहाँ तक, और हमारा क्या सोचना है और क्या क्या चीज़ें हैं अब हम रखते हैं अपने फ्रंट में। तो आईआईटी बाबा के बारे में तुम क्या सोचते हो? पहले तो ये कि तुम्हारे बड़े भाई लगते हो मुझे। हो सकता है, दिस इज, आप लोग बताओ कमेंट करके। ऐसा क्या लग रहा हूँ क्या? मुझे तो लग रहा है। नाक उसकी लंबी है यार, मेरी मोटी है। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है आईआईटी बाबा के ऊपर कि लोग इनको तो गंजेड़ी बोल रहे हैं कि तू ये मेरा तो ये कहना है कि बस उसकी एक बात ही मुझे अजीब लगती है कि पिछले 2-3 दिन का इंटरव्यू देखना आप, और भी इंटरव्यू आए उनके, तो उसको बोले ना अब आप क्या करोगे, कुंभ मेले खत्म होने के बाद क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो उसका जवाब है मुझे तो राजा बनना है। मुझे राजा बनना। तो ये नहीं समझ आ रहा है, मतलब उनको देखो दिमाग तो है इनका। तो मुझे लगता है इसको पता चल चुका है कि इनका नाम फेम तो मिल ही चुका है इनको। तो इसका अब यूज कैसे करना है, क्या करना है ना, ये इसने सोच लिया शायद। इसका माइंड बहुत तेज है यार बंदे का, मुझे इतना तो लगता है कि। और ये और 3 दिन पहले तो इसे मांग भरी थी और मैं शादी करके आया हूँ, ऐसा कुछ समझ ही नहीं आती कुछ चीज। मतलब मैंने तो फनी बातें कर दी, बाकी तुम बताओ। यही है और क्या, मतलब काफी ठीक चीजें हैं, काफी सारी है, तो हम क्या क्या आप बताएं, मगर इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। एक बात है उसकी रिपीट होती रहती है, शून्य की कुछ, शून्य की बात। जो चीज स्टार्ट हुई है एक पॉइंट पे वो वहीं पे घूम के आएगी। नहीं, शून्य कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा। ये तो सही बात है, शून्य की भी वैल्यू है, इन्फिनिटी। तो आप भी शून्य हो जाओ, ऐसा पुराना सब भूल जाओ, ऐसा नया शुरू करो। या तो फिर नहीं समझ नहीं पाई, मतलब काफी पेचीदा तो नहीं है, सिंपल है, बट हम उसको काफी घुमा देंगे। लेकिन इनकी स्टोरी दुख वाली है, मतलब सैड बोलो, अकेलापन बोलो, अधूरापन बोलो, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो, ये सब चीजें इन पे हावी हुई है। ये बात तो रियल है। चाहे पढ़ाई लिखाई हो गई, इसने 4 साल गर्लफ्रेंड भी रख ली, और उसका ये बोलना कि मैं शादी करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि उसने काफी बुरा देखा है अपने फैमिली में कि लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, उनके पापा उनके मम्मी को मारते थे। अब ये चीजें सब कई सारे फैमिलीज में है, बट इसको ज्यादा इफेक्ट करी है, और इसको कहीं ना कहीं मतलब जो होता है कुछ नहीं, मतलब क्या है कि भाई देखो ये तो ठीक है, नेचुरल मानो अगर तो होता रहता है, ये हमारा मानना है, इसने ये नॉर्मल नहीं माना, बट ये बच्चे के लिए नॉर्मल नहीं रहता है। और प्लस उसके माँ बाप फिर जब टाइम आया, ये बड़ा हो गया, तो उसके माँ बाप ने बाकी माँ बाप की तरह ही इनसे अपेक्षा रखी कि ये पढ़े लिखे हो तो अभी और भी पढ़ लो। तो मम्मी ने बोला आईआईटी तो कर लिया तूने,
तो उसने बोला कि मुझे जॉब मिली है, इसको जॉब में फोकस करना था, 3 लाख की सैलरी थी। ईमा ने बोला नहीं तू जॉब छोड़ दे, जॉब नहीं कर तो चलेगा, अब तू यूपीएससी क्लियर कर ले। यूपीएससी बस क्लियर कर ले, जॉब मत करिए। हाँ, अब इसको नहीं पूछा कि तुझे करना है कि नहीं, तो इसको ना स्वार्थीपन दिख गया अपने माँ बाप में कि भाई आप बोलो वही मैं करता जाऊं, तो मैं बोलूं वो आप कब करोगे। लेकिन ये बोलना करना नहीं किया उसने, चुपचाप निकल जाना सही समझा। हाँ ये तो उसने किया। ना ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, पूछते हैं हाँ भाई आप बोलोगे मैं नहीं करूंगा, क्यों करूंगा, ऐसे सवाल जवाब और दलीलें चलती रहती है। इसने दलीलें करी कि नहीं वो मुझे लगता नहीं है, इसने इसके बदले निकल जाना सही समझा ये घर तो से। बात सही है। तो काफी सारी चीजें हैं और इनकी शादी ली थी तब ये निकले, मतलब इनकी शादी तय करी थी, तो मतलब शादी भी माँ बाप की इच्छा से ही होने वाली थी, इनकी इच्छा थी कि नहीं वो पता नहीं। तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इस वीडियो में तो हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, 20 मिनट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एंड करते हैं, नहीं तो आप लोग भी ज़्यादा देखते नहीं हो। और जो वीडियो का सोर्स है ये तो हाँ क्या नाम क्या था? डीजे आरजे रौनक यार। अच्छा डीजे कहाँ से आ जाता है? इसको फाइंड करने में मुश्किल होता है। डीजे डीजे कौन सा? आरजे तो रौनक तो बोली थी ना, आरजे रौनक, फिर लिखा, फिर मिला ये वीडियो। मैं रौनक तो बोली थी। हाँ जी, तो जैसा भी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको पूरा अगर देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरा वीडियो देखिए और हमारा वीडियो देखिए, आरजे रौनक के वहां जाके भी देखिए, उनका भी अच्छा काम है बहुत उसको तो आप लोग जानते हो या हम लोग को जानते हैं उसके माध्यम से, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, और अभय सिंह के इंटरव्यू नए नए आते रहते हैं वो देखिए, अगर नहीं देखे आपने तो हम आपके लिए लेके आए थे। और आप चाहते हैं कि हम किसी आपके वीडियो पे रिएक्शन दे तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ अब या लिंक दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देंगे। तो देखिए अभी क्या है कि हमारा चैनल ब्लॉगिंग का भी है और रिएक्शन का भी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठंडी पड़ रही है तो ब्लॉगिंग थोड़ी सी बंद है हमारी। हमने सोचा घर पे कुछ इस प्रकार से कर दिया जाए। तो जैसा भी है, धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और राधे राधे राधे, हरे कृष्णा।